हेलो वेलकम बैक वेरी गुड इवनिंग बच्चों 7 मिनट्स केमिस्ट्री किसी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आदित्य पांडे आपका केमिस्ट्री मेंटोर। एक बार फिर से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए पहुंच चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के फंडामेंटल्स को। बेटा ये लेक्चर आईयूपीएसी नेमिंग को समझने के लिए, सीखने के लिए, उनके क्वेश्चंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब इस लेक्चर में हम कहीं भी आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में नहीं बताएंगे। ये पूरा का पूरा लेक्चर आईयूपीएसी नेमिंग को कैसे हम इजिली पता कर पाएं, निकाल पाएं, लिख पाएं और उस नोमेनक्लेचर सिस्टम को अच्छे से समझ पाएं, तो केवल और केवल उसके फंडामेंटल से रिलेटेड सारे पॉइंट्स इसमें हम डिस्कस करेंगे। जैसे प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट का क्या मतलब होता है और कैसे कैसे हम फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। इन सब के बारे में सारे क्वेश्चंस का आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद करता हूं पिछले सारे वीडियोस आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे, है ना। और अगर ऐसा कर लिया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अब तक की जर्नी कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतर चल रही होगी। मुझे तो अपनी तरफ से बताऊं बेटा तो मैं बहुत खुश हूं इस पूरे सीरीज को लेकर के। बहुत ज्यादा फ्यूचर को लेकर के भी कि हाँ, हमारे बच्चे जो इसको सीख रहे होंगे, जो देख रहे होंगे, जो वीडियोस में इन्वॉल्वमेंट रख रहे होंगे, एंगेजमेंट रख रहे होंगे, उन सारे बच्चों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकी दुनिया से तो कहीं बेहतर होने वाली है। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ और एक बार फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। और आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम। लेट्स स्टार्ट। तो पहला अपने पास है नोमेनक्लेचर सिस्टम में कुछ नोमेनक्लेचर सिस्टम में। पहले आईयूपीएसी की तरफ मत भागिए। ऐसे सोचिए कि कई तरह से नोमेनक्लेचर सिस्टम हो सकता है। जैसे आपके बारे में बात करूं, आप जो बच्चे अभी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आप सबके अपने कुछ ऐसे नेम होते हैं जिनकी वजह से आप फेमस होते हो। मतलब आपके एक फेमस नेम अलग होते हैं, है ना। एक आप स्कूल में नाम लिखाते हो, घर वाले कुछ और बुलाते हैं, पता लगे रिलेटिव्स आ रहे हैं, रिलेटिव ने आपको कुछ और नेम रख रखा है ना। आपके फ्रेंड्स आपको कुछ और निक नेम रख रखे हैं, है ना। तो ये जो डिफरेंट टाइप के नेम्स हैं ये कॉमन नेम कहलाते हैं। ये एक तरह से ट्रिवियल नेम कहला सकते हैं, यानी कि मतलब लोकल एरिया में फेमस नेम को हम कॉमन नेम कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। हाँ, लेकिन एक नाम तो आपका ऐसा रखना पड़ेगा जो आपके घर से लेकर के, बाहर से लेकर के, जहां आप जाएं, आपके एकेडमिक्स में हर जगह पर उस नाम से ही आपको लोग इंट्रोड्यूस कराना पसंद करें, है ना। तो वो आपका जो हर जगह चलेगा वो एक आईयूपीएसी नेम की तरह हो गया। और जिन छोटे छोटे नाम से, प्यारे प्यारे नामों से आपको आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके घर वाले बुलाते हैं, ये इस तरह के नाम हो गए कि हाँ, हमारा कोई कॉमन नेम हो गया, एक ट्रिवियल नेम हो गया। तो हमने ऐसे छोटा छोटा रख रखा है ना। तो पहले आइए बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनके नोमेनक्लेचर सिस्टम में कॉमन नेम उनका बड़ा फेमस है और उस कॉमन नेम के पीछे की कहानी क्या है। तो तैयार हैं आप सब? आइए देखते हैं। सबसे पहले कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे सामने, जैसे CH4 है बेटा। CH4 एक्चुअल में मार्सी एरिया से निकाला जाता है ना। जहां पर बहुत दलदली जगह होती है, सड़ी गली जगह होती है, वहां से निकलता है। इस वजह से इसका नाम पड़ गया मार्स गैस। तो यहां पर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनका सोर्स ऑफ ओरिजिन यहां पर रिटन है ऑलरेडी, और उनका फिर इसी वजह से कॉमन नेम भी लिखा गया है। आइए एक एक करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है CH3OH, जिसे हम नॉर्मली तो मेथेनॉल के नाम से जानते हैं या मिथाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। एक एक और नाम है इसका। ये एक्चुअल में डिस्टिलेशन ऑफ वुड से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इसका एक नाम और है, वुड स्पिरिट के नाम से भी इसको जानते हैं बेटा, है ना। SCOOH को हम लोग वैसे तो फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं, और इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि इसे हम फॉर्मिका या फिर रेड एंड से निकालते हैं। लाल वाली जो चींटी होती है बेटा, उसे उबाल करके और फिर उसके बाद उसको जो पानी निकलता है ना, ठीक, उसको प्यूरिफाई करके हम फॉर्मिक एसिड, पहले एंशिएंट टाइम पे, अभी के ऐसा नहीं करने तो घर पे आप ट्राई करने लगो, है ना, ऐसा अभी नहीं करना है। तो उसके बाद फिर ये फॉर्मिक एसिड कहलाएगा। इसी तरह से CH3COOH, जिसे आप लोग एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग निकालते हैं एसिटम या फिर विनेगर, जिसे कि हम अपने बोलचाल की, आम बोलचाल की भाषा में सिरका बोलते हैं, उससे हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, निकाला जाता था, अभी निकालते हैं, जैसा कहना सही नहीं रहेगा। अब तो बहुत सारी चीजें लैब में बनने लगी बेटा। ये CH3CHOHC OOH, इसका स्ट्रक्चर तो मैंने आपको जब कायरल कार्बन पढ़ाया था तब भी बताया था। ये लैक्टिक एसिड कहलाता है, और इसे कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया था? पहली बार मिल्क से किया गया था। लैक्टम मतलब मिल्क से किया गया था। ठीक है,
CH3 CH2 CH2 C डबल OH, इसे हम ब्यूटाइरिक एसिड बोलते हैं। इसे पहली बार बटर से एक्सट्रैक्ट किया गया। इसी तरह से एक और अपने पास एसिड है, ये इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैलिक एसिड बोलते हैं बेटा। और मैलिक एसिड को पहली बार एप्पल से एक्सट्रैक्ट किया गया या निकाला गया। फिर एक दूसरा एसिड हमारे पास और है, और इस एसिड को हम लोग टर्मरिक एसिड बोलते हैं। इसे टेमरिन यानी कि इमली से निकाला गया, सबसे पहली बार एक्सट्रैक्ट किया गया। एक और एसिड हमारे पास है बेटा जी, और ये सिट्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसे सिट्रस फ्रूट से पहली बार निकाला गया, एक्सट्रैक्ट किया गया या फिर बनाया गया। ठीक है, तो ये एक लिस्ट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो कोई भी इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है। नीट के, जेई के, बोर्ड के एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स पूछे और नाम पूछे। अब चूंकि हम आईयूपीसी नोमेनक्लेचर सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि क्या जरूरत पड़ गई आईयूपीसी नोमेनक्लेचर सिस्टम की। तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर सिस्टम की जरूरत यह पड़ गई बेटा, क्योंकि एक ही कंपाउंड को अलग अलग रीजन में, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग नामों से जाना जाता था। जिसको जो सही लगता था उस हिसाब से थोड़ा बहुत रिसर्च के बिहाफ पे उन्होंने कोई नाम रख लिया। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कोई इंटरनेशनल आइडेंटिटी नहीं बन पा रही थी, कोई यूनिवर्सल पहचान नहीं बन पा रही थी कि एक ही नाम से हर कोई उसको जान सके, बुला सके, पहचान सके और लिख सके। इस वजह से आईयूपीसी नोमेनक्लेचर सिस्टम की जरूरत पड़ी। तो इन चीजों से हमें पता चलेगा कि हाँ यार, कॉम्प्लेक्सिटी तो थी, है ना। अब आप लोगों ने भी देखा होगा, जब आप कहीं पर अलग अलग एरिया के दोस्तों से मिलते हैं, मान लो आप कैसे फ्रेंड्स बन गए कि कोई आपका महाराष्ट्र से है, कोई दोस्त आपका कोई मान लेते हैं कि बिहार से है, कोई आपका यूपी से, कोई दोस्त यहाँ का बन गया, कोई दिल्ली से बन गया। तो होता क्या है कि आप ना सेम ही चीज खा रहे होते हो, लेकिन आप बोलते हो कि हमारे तरफ तो इसे इस नाम से पुकारते हैं, है ना। सामने वाले बोलेगा नहीं, हमारे तरफ तो इस नाम से पुकारते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्यों आया? क्योंकि उसका कोई आईयूपीसी नोमेनक्लेचर सिस्टम में कोई नाम नहीं रखा गया। इस वजह से आप सब उसको किसी एक कॉमन नेम से नहीं जान पा रहे हैं, सबके अपने अपने बनाए हुए नाम है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना है। तो ये कुछ यहां पर हमने रख दिया। अब बहुत आपको इसमें से कोई लर्न करने की जरूरत बेटा बिल्कुल नहीं है आपको, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नोमेनक्लेचर सिस्टम। कुछ जैसे पहले बताया मैंने सोर्स के बिहाफ पे, दूसरा है डिराइव्ड फॉर्म, डिराइव्ड नेम, यानी कि कुछ फेमस होमोलोग पर बेस्ड है इनका नाम। जैसे मान लीजिए CH4 को हम लोग मीथेन बोलते हैं। अब CH4 में से क्या किया बेटा, मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया और वहां पर एक CH3 ग्रुप ऐड कर दिया, तो ये बन गया, है ना। चूंकि CH4 से ही डेराइव हुआ है, CH4 में एक मिथाइल ग्रुप आ गया, तो नाम पड़ गया मिथाइल मीथेन, इसका नाम पड़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से CH3OH, इसको हम लोग कार्बिनॉल के नाम से जानते हैं। ये नाम बेटा आपको याद रखना है, ठीक है। CH3OH यानी कि मिथेनॉल या फिर मिथाइल एल्कोहल को हम लोग कार्बिनॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कार्बिनॉल में से अगर हम यहां से एक हाइड्रोजन हटा दें और उस हाइड्रोजन के जगह पर CH2OH लगा दें, जो कि एक इथाइल ग्रुप है ना बेटा। ये तो अभी पिछले वाले लेक्चर में आपने देखा होगा। तो इसका नाम पड़ जाएगा इथाइल कार्बिनॉल, नाम पड़ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे कि कुछ डेराइव्ड नेम ऐसे होते हैं जो उनका फेमस होमोलोग है, उन्हीं में से कोई हाइड्रोजन हटा करके कोई वहां पर डेराइव्ड या फिर अल्काइल ग्रुप टाइप का कुछ वहां पर ऐड कर देते हैं। तो फिर उस डेराइव वाला यानी कि अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना होता है। फिर वो जो मेन स्ट्रक्चर है उसका जो फेमस नेम है वो आगे लिखना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि CH3OH को हम कार्बिनॉल के नाम से जानते हैं, इसका एक हाइड्रोजन हटा के हमने CH3 CH2 लगा दिया, इसे इथाइल बोलते हैं। बाकी कार्बिनॉल से ही तो डेराइव किया है ना, तो पूरा नाम पड़ गया इथाइल कार्बिनॉल, नाम पड़ गया। फिर मैं कहूंगा कि इस डेराइव नेम का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, बस मैं इतना चाहता हूं कि हमारे हर एक बच्चे को कार्बिनॉल पता रहे कि क्या होता है। देखो बेटा, सिलेबस में बहुत कुछ है इधर उधर से, है ना, और बहुत सारे टीचर बहुत कुछ पढ़ाते हैं आईयूपीसी नेम के नाम पर, है ना। आईयूपीसी नोमेनक्लेचर के नाम पे बहुत बड़े बड़े लेक्चर वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, और टीचर भी अपनी ऑफलाइन क्लासेस में लिखाते हैं। मैं आपसे सच बताऊं बेटा, तो नीट और जेईई के एग्जाम में डायरेक्ट आईयूपीसी नोमेनक्लेचर सिस्टम से क्वेश्चन आने की अगर मैं परंपरा की बात करूं, तो मुश्किल से एक आध क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हर साल नहीं बनते हैं। कहने का मतलब कि डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिख करके उनका आईयूपीसी नेम पूछना वो बहुत रेयर है, बहुत कम इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप भी इन पे ज्यादा लोड नहीं लेना है। अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप यहां से क्लास कर रहे हैं तो उसमें यही डिफरेंस मिलेगा, टू द पॉइंट बातें होंगी। जो जरूरी है उन पे ज्यादा अपन लोग फोकस करेंगे, जो कम जरूरी है मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस करा दूंगा, लेकिन बता दूंगा कि बेटा ये एग्जाम के लिए इतना जरूरी नहीं है, तो पूरा स्ट्रेस इस पे मत दे दो।
क्योंकि सिलेक्शन के लिए ये जानना जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या करना है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम है ये जानना कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है बेटा, है ना। इस वजह से ध्यान रखना है कि जितनी चीजें काम की हैं वही करना है। हाँ, एग्जाम में जितने एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम से या फिर उनके एग्जाम्पल से रिलेटेड, वो सारे एग्जाम्पल हम कंप्लीट करेंगे, वो हम सब कवर करेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि हम एनसीईआरटी को छोड़ के नहीं जा सकते। एक एक सिंगल एग्जाम्पल, चाहे वो एनसीईआरटी के किसी भी जगह पर दिया गया एक्सरसाइज में, चाहे वो इन टेक्स्ट में हो, चाहे वो सॉल्व क्वेश्चन में हो, चाहे वो पीछे के एक्सरसाइज में हो, चाहे एग्जाम्पलर का क्वेश्चन हो, हम सारे सॉल्व करेंगे। उसमें मैं कोई बेईमानी नहीं करनी, उसमें मैं कोई ढीला डवाली नहीं करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट अब आता है हमारा नॉमेनक्लेचर सिस्टम, तीसरे टाइप का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो पहला आपने देखा कि सोर्स के बिहाफ पे भी हम नाम लिख सकते हैं कंपाउंड्स के। दूसरा आपने देखा कि किसी एक होमोलोग का नाम बहुत फेमस था, उसी से डिराइव करके हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाई, तो उसके बिहाफ पे भी नाम लिखे जा सकते हैं और इन वजहों से एक ही कंपाउंड को अलग अलग नामों से जाना जाता था। फिर इन सारी कॉम्प्लेक्सिटी को, या फिर जो मैंने आपसे कहा कि किसी भी कंपाउंड की एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए एक सार्वजनिक जगहों पर, मतलब हर तरह से उसको इसी नाम से जाना जाए, एक आईडी बनाने के लिए फिर हम लोगों ने सोचा एक ऐसे नॉमेनक्लेचर सिस्टम की जरूरत है जिस नाम से उसको पूरी दुनिया जान सके, है ना। तब जरूरत पड़ी है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम की। तो यहां से हमारा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम स्टार्ट होता है। यहां लिखा है, देखो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म लिखा है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, है ना, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर केमिस्ट्री के से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स बनते हैं, जितने भी रूल रेगुलेशन बनते हैं, वो सब गवर्न किए जाते हैं। वहीं से एक लिख के निकलता है कि हाँ भाई, इस चीज को इस तरह से जाना जाएगा, तो पूरी दुनिया फिर केमिस्ट्री में उसको उसी तरह से जानने की कोशिश करती है ना। तो एक गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है केमिस्ट्री का। उसी ने नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड भी एक बात बताई। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर मतलब कि आईयूपीएसी रिकमेंडेड नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इसका एक्चुअल मीनिंग हुआ, ठीक है। आइए देखते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं बेटा। एक होता है वर्ड रूट, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स, है ना। प्रीफिक्स और सफिक्स तो हमारे हर बच्चे को पता होगा कि क्या होता है। देखो, सफिक्स वो होता है जब आप पैदा होते हैं तो आपको इस बात पे बिल्कुल भी कोई आपका अधिकार नहीं होता या आपकी पकड़ नहीं होती कि आप किस घर में, किस रिलीजन में, किस स्टेट में, कहां पर पैदा हो, किस जाति में पैदा हो। आपका इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, लेकिन प्रीफिक्स पे आपका कंट्रोल है। जैसे जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके नाम के आगे लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों में इंजीनियर। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के नाम के आगे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा डॉक्टर। तो ये जो ईआर और डीआर, ये जो आप प्रीफिक्स है, ये आप कमाते हैं, ये अपनी मेहनत से आप हासिल करते हैं, ठीक है। और जो सफिक्स है वो आपको बाय बर्थ मिल जाता है, बाय डिफॉल्ट वो आपके नाम के आगे लिखा जा सकता है, चाहे आप उसे अपना माने चाहे ना माने, ठीक है। तो इस बात को समझना है। प्रीफिक्स मतलब जो भी हम किसी कंपाउंड के नाम से पहले लिखते हैं, और सफिक्स मतलब जो हम नाम के बाद में लिखते हैं। वर्ड रूट का मतलब होता है कि किसी भी प्रिंसिपल कार्बन चेन में, किसी भी कंपाउंड के प्रिंसिपल कार्बन चेन में टोटल कितने कार्बन हैं। 1 कार्बन हुआ तो मिथ, 2 कार्बन हुआ तो एथ, इस टाइप से, ठीक है। थोड़ा सा और हम डिटेल में चलते हैं अगले वाले सेक्शन में। यहां पर मैंने बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से लिख रखा है कि ऑर्डर क्या होगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम का, मतलब हमें किस सीक्वेंस में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम लिखना है। बेटा ध्यान रखना, ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। हर एक बच्चा जिसे मास्टरी करनी है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम की, या फिर उसको इजी से लेकर के सिली से लेकर के अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे पहला काम बेटा, सारी दुनियादारी भूल करके ये पूरा सीक्वेंस एक जगह लिख लो, याद कर लो, मेमोराइज कर लो, और फिर इनका यूज करना सीख लो, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, सबसे पहले। अब देखो, सेकेंडरी प्रीफिक्स जानने से आपका कोई भला नहीं होगा, आपको जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है।
जब मैं बोलूं सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि कहना क्या चाहते हैं, एक्चुअल में सेकेंडरी प्रीफिक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो आप क्या देखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH, यहां पर Cl लिखा हुआ है, यहां पर CH2 लिखा हुआ है, यहां पर C डबल बॉन्ड C लिखा हुआ है, यहां पर C डबल OH लिखा हुआ है, ऐसे है ना। तो आपको देखना पड़ेगा ये सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ये सब सब्स्टिट्यूएंट हैं। ठीक है, ये जो मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गई, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो हमें देखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट को उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में विद पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे 2 क्लोरो लिखना पड़ेगा, 3 नाइट्रो लिखना पड़ेगा, किस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट लगा है उस कार्बन की पोजीशन के साथ सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखा जाता है। यही आपका सेकेंडरी सफिक्स कहलाता है, ठीक है, सॉरी प्रीफिक्स कहलाता है। ठीक है, प्रीफिक्स मतलब नाम से पहले। फिर आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स केवल और केवल तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई कंपाउंड साइक्लिक हो या किसी कंपाउंड में साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी हुई हो। तो अगर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो उसके नाम से पहले साइक्लो लिखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो ध्यान से समझ में आ गया बेटा। सबसे पहले वर्ड रूट से पहले हम दो चीजें लिखते हैं, आपको पता है ना, नाम से पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा। प्रीफिक्स में भी सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स लिखेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे विद पोजीशन, मतलब किस कार्बन से वो अटैच्ड हैं। सेकेंड कार्बन से तो 2 क्लोरो हो गया, थर्ड कार्बन से तो 3 क्लोरो हो गया, इस तरह से। मान लीजिए किसी कंपाउंड में क्लोरो भी है, नाइट्रो भी है, तो क्लोरो C से स्टार्ट होता है, नाइट्रो N से स्टार्ट होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आता है, N बाद में आता है। तो फिर 2 मतलब जो क्लोरीन है वो फिर क्लोरो पार्ट पहले लिखा जाएगा, नाइट्रो वाला बाद में लिखा जाएगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखें। फिर हर एक कंपाउंड में तो आपको साइक्लो मिलेगा नहीं, अगर मिलता है तो फिर साइक्लो लिखें, यानी कि तभी केवल प्राइमरी प्रीफिक्स लिखा जाएगा। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर आप इसको भूल जाएं, इसके बारे में कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, फिर आते हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन, जो कि हम आगे आइडेंटिफाई पहचानना सिखाएंगे आपको कि कैसे प्रिंसिपल कार्बन चेन को हम पहचानते हैं। तो जब प्रिंसिपल कार्बन चेन पहचानना आ जाएगा तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं उस कार्बन के नंबर के बिहाफ पे हम वर्ड रूट लिखते हैं। जैसे अगर हमारे पास 1 कार्बन है तो हम मिथ लिखेंगे, 2 कार्बन एथ लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए प्रोप इस्तेमाल करेंगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नन एंड 10 कार्बन के लिए डेक का इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर अब आता है नाम के पीछे, तो वर्ड रूट सेंटर में रहेगा, प्रीफिक्स इससे पहले, सफिक्स इसके बाद। ठीक है, अब सफिक्स में भी दो है हमारे पास, कौन कौन सा, प्राइमरी या सेकेंडरी। तो इसमें पहले प्राइमरी देन सेकेंडरी। प्रीफिक्स में मैंने पहले क्या सिखाया, सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले देन उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, है ना। फिर मैं अपने बच्चों से कहूंगा बेटा सफिक्स और प्रीफिक्स के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है, बिल्कुल मत पड़िए। ये मेरा आपको अपना सजेशन है, आपको अगर सही लगे तो समझिएगा इस बात को, और समझना ही पड़ेगा। अगर आप मेरी क्लास कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको इसलिए चलना पड़ेगा क्योंकि यही रास्ता आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेस्ट बनाने की तरफ ले जाएगा। मत ढूंढिए सफिक्स प्रीफिक्स क्या है, आप ऐसे देखिए कि सबसे पहले मुझे सब्स्टिट्यूएंट लिखने हैं विद अल्फा, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में विद नंबर लिखना है, विद पोजीशन लिखना है, किस कार्बन से अटैच्ड है। फिर उसके बाद साइक्लिक है कि नहीं है, उसके बिहाफ पे आपको साइक्लो लिखना है। ठीक है, अगर नहीं है साइक्लिक तो फिर भूल जाओ, कुछ नहीं लिखना है। फिर वर्ड रूट आ जाओ, प्रिंसिपल कार्बन चेन में जितने कार्बन उसके हिसाब से मेथ एथ प्रोप ब्यूट ये सब लिख देना है। फिर उसके बाद आ जाना है किस पे, लास्ट में क्या लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं। अब प्राइमरी सफिक्स में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम ये देखेंगे क्या उस प्रिंसिपल कार्बन चेन में कहीं पर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या पूरे उस कंपाउंड में कहीं डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है। ये इस तरह की चीजें देखेंगे। तो हमें ये क्या बताता है, कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। और बहुत अच्छे से मास्टरी मैंने आपको करा रखी है कंपाउंड को सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड पहचानने में। ठीक है, ऑलरेडी आपने वो वीडियोस कंप्लीट कर लिए होंगे। तो अगर बेटा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ही हर जगह है तो एन लगा देंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो एन लिखना ना भूलें, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो आइन लिख दें। और अगर मान लेते हैं 2 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो 2 है तो डाई लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, तो ये डाई इन कहलाएगा। ठीक है, और इधर अगर मान लीजिए 2 अपने पास ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इसे लिखेंगे डाई आइन लिख देंगे। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक साथ कहीं पर पाए जा रहे हैं, तो डबल बॉन्ड के लिए इन लिखेंगे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखेंगे, तो इन आइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इन आइन। ओके, और सबसे लास्ट में आते हैं बेटा
ये आया सबसे लास्ट में, सबसे पावरफुल, और नाम क्या होगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जिस फंक्शनल ग्रुप से उस कंपाउंड की पहचान होगी। जैसे मान लेते कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कहीं Cl लगा है, कहीं NO2 लगा है, कहीं कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर लगी है, कहीं डबल बॉन्ड है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, और फिर लास्ट में COOH आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप। तो ये जो COOH है, यही हमारा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये है सबसे बड़ा वाला नेता, सबसे बड़ा हीरो। ये सबसे लास्ट में पूरे सम्मान के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल या प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का, यहां पर सबसे लास्ट में इसका नाम लिया जाएगा। एक आध एग्जांपल केवल लिख दे रहा हूं, COOH और CHO। बाकी आगे प्रायोरिटी ऑर्डर आएगा तो वहां पर हम लोग देख लेंगे। याद हो गया बेटा सबको? सीक्वेंस ध्यान में रखना है, बिना सीक्वेंस के आपको कभी भी आईपीसी नोमेनक्लेचर का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, गलत कर बैठोगे। ठीक है, सब पे बात करेंगे, सब पे बारी बारी बात करेंगे, एक एक स्टेप पे बात करेंगे, लेकिन बिना सीक्वेंस के नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये सीक्वेंस लिखना है। जब भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की बात करूं, पहले ये सीक्वेंस फट से ऊपर लिख लेना, उसके बाद नीचे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की शुरुआत करना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के बारे में है। देखो, फंक्शनल ग्रुप दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है मोनोवैलेंट, एक होता है पॉलीवैलेंट। मोनो मतलब क्या होता है बेटा? सिंगल वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी क्या हो? सिंगल वैलेंसी हो। ठीक है, सिंगल वैलेंसी। सिंगल वैलेंसी का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि जिसमें केवल एक ही फ्री वैलेंसी हो जो किसी और से जुड़ने के लिए तैयार हो। ऐसे बहुत सारे देखो, अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा जिसमें एक सिंगल बॉन्ड खाली है। NH2 जिसे हम प्राइमरी अमाइन के नाम से जानते हैं, इसके पास भी एक सिंगल बॉन्ड है, तो ये मोनोवैलेंट ही कहलाएगा। यहां पर भी सिंगल बॉन्ड ही हमें दिख रहा है, तो ये भी अल्कोहल भी हमारा मोनोवैलेंट कहलाएगा। NO2 नाइट्रो भी मोनोवैलेंट कहलाएगा। CHO एल्डिहाइड के पास भी एक सिंगल वैलेंसी ही फ्री होती है, तो एल्डिहाइड भी हमारा मोनोवैलेंट कहलाएगा। COOH के पास भी एक सिंगल वैलेंसी फ्री होती है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी मोनोवैलेंट कहलाएगा। इधर देखिए, ये COCl एसिड क्लोराइड भी हमारा मोनोवैलेंट कहलाएगा। इसी तरह से एसिड अमाइड भी हमारा मोनोवैलेंट कहलाएगा। इतने सारे मोनोवैलेंट हैं। ठीक है, वो आप ग्रुप लिखना स्टार्ट करेंगे, अपने आप पहचान में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इधर देखो, ये सब पॉलीवैलेंट हैं जिसमें मोर देन वन वैलेंसी फ्री है। देखो यहाँ पर 2 वैलेंसी हो गई। कीटोन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा कीटोन हो गया। तो इसके पास भी देखो, एक इस साइड 2 वैलेंसीज फ्री हैं। एस्टर में देखो, एक इस साइड एक कार्बन से कनेक्टेड वैलेंसी फ्री है, एक ऑक्सीजन से वैलेंसी फ्री है ना? तो ये भी बाई वैलेंट हो गया। देखो यहाँ पर भी 2 वैलेंसी दिख रही है सेकेंडरी अमाइन में भी, तो ये बाई वैलेंट हो गया। ठीक है, इधर नाइट्रोजन के साथ 3 फ्री वैलेंसीज दिख रही है, तो ये टर्सरी अमाइन हो गया। तो ये सब के सब हमारे पॉलीवैलेंट कहलाएंगे, और ये सब हमारी क्या कहलाएंगे बेटा? मोनोवैलेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप को अलग अलग चश्मे से देखना है। ठीक है, जैसे इससे पहले मैंने जनरल फार्मूला के बिहाफ पे आपको फंक्शनल ग्रुप देखना सिखाया था, अभी मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप वैलेंसी की बिहाफ पे देखना सिखा दिया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर फंक्शन ग्रुप है, दो तरह से और डिवाइड कर रहे हैं इसको। ठीक है, पहला कैसे किया? नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप, दूसरा है टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये होता है जो एकदम किनारे पर आने के लिए तैयार है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि जनरली वो कहीं पर फंक्शनल ग्रुप, मतलब वो नहीं भी आ सकते हैं, कंपाउंड के बीच में भी पाए जा सकते हैं। जैसे बड़ी सी चेन है तो हो सकता है बीच में कहीं लगे हों। ठीक है, देखो, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वो बनने के लायक हैं जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एज एन एलिमेंट आता हो। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को हम लोग टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। वहां पर कंपाउंड खत्म हो सकता है। जैसे देखो, मैंने लिखा CH3 CHOH CH2 COOH। देखो, COOH आते ही कंपाउंड का हो गया खात्मा, कंपाउंड यही एंड हो गया। तो ये टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, जहां पर कंपाउंड टर्मिनेट कर गया कि द एंड, इसके आगे जाने का रास्ता बंद है। ठीक है, देखो OH आया था, लेकिन OH के आते ही कंपाउंड आगे लिखा जाना बंद नहीं हुआ। OH के बाद भी हम कंपाउंड को आगे लिख रहे थे। आगे बात समझे, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और जो ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इनके आ जाने से यानी कि कंपाउंड यहीं पर कंप्लीट मान लिया जाएगा। और अच्छे से बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं, जितने भी मोनोवैलेंट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, वो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के सबसे अच्छे एग्जाम्पल बनेंगे। ठीक है, ये हो गया। आइए इधर देखते हैं, ये सब नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं। जैसे अपने पास एल्कोहल हो गया,
थायो अल्कोहल हो गया, पहचानना बेटा, थायो अल्कोहल SH, ये हैलाइड हो गया, ये प्राइमरी अमाइन हो गया NH2, ये ईथर हो गया, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ईथर का देखना रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड को हम लोग थायो ईथर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमने एक और तरीके से फंक्शनल ग्रुप को ऑब्जर्व करना सीख लिया। अब आता है हमारे सामने लिस्ट ऑफ सफिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो COOH ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, मोस्ट पावरफुल, प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे टॉप पे लिखा जाने वाला फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो ये COOH है। इसके लिए हम लोग सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जब COOH आएगा तो नाम के सबसे पीछे जो हम लिखेंगे उसमें इक लिखेंगे। जैसे मान लो हमने लिख दिया CH3 COOH, तो आप बोलेंगे यहां पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को तो हम बोलते हैं एथ। ठीक है, और चूंकि यहां पर इक से खत्म करना है तो हम बोलेंगे इथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे? इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एक एसिड से इसके नाम की समाप्ति करते हैं, नाम का दी एंड करते हैं, और नाम के जो लास्ट में लगता है वो सफिक्स कहलाता है। तो COOH का सफिक्स क्या कहलाएगा? एक एसिड कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से बेटा सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR, जिसे हम लोग एस्टर के नाम से जानते हैं बेटा जी। एस्टर का जो सफिक्स होगा वो एल्काइल O8 होगा, जैसे प्रोपाइल प्रोपेनोएट, इस तरह से। ठीक है, इथाइल एथनोएट, तो अल्काइल O8 करके हम इसकी समाप्ति करेंगे, दी एंड करेंगे, वो ध्यान रखना है। ये हमारा एसिड क्लोराइड है, अभी पीछे आपने देखा ही था। तो एसिड क्लोराइड का अगर सफिक्स लिखने की बात आए तो एसिड क्लोराइड के सफिक्स कैसे लिखेंगे? आइल हैलाइड लिखेंगे, आइल हैलाइड। ठीक है, जैसे एथनाइल क्लोराइड, इस तरह से एथेनॉइल क्लोराइड। ये देखो हमारा एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड ग्रुप का अगर आपको कभी सफिक्स लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? एल्डिहाइड ही लिख देंगे। ठीक है, और ये जो आपका है ये एनहाइड्राइड है, इसके लिए एक एनहाइड्राइड लिखेंगे। हमेशा ध्यान रहे, पहले बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। देखो बेटा, मेरा हमेशा एक मोटिव होता है, हम कुछ भी पढ़ने जाएं सबसे पहले अपना काम, सारा काम छोड़ करके आप क्या यूज करेंगे? पहले फंडामेंटल प्रिपेयर करिए, पहले बेसिक्स अच्छे स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद ताकि जब हम उस चैप्टर को या उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें तो हमें कहीं भी प्रॉब्लम ना आए, ये ना पता लगे कि यार अभी हमें फंडामेंटल ही नहीं आता है। ठीक है, आगे देखिए, इसी तरह से CN साइनाइड अगर आ गया तो इसके लिए हम O नाइट्राइल इसका समाप्ति करेंगे, यानी कि सफिक्स। NC आ गया तो इसके लिए हम O आइसोनाइट्राइल लिखा करेंगे। ठीक है, और यहां पर CONH2 आ गया, नाइट्राइल हो गया यहां पर दोनों जगह, तो यहां पर नाइट्राइल हो गया। और उसके बाद ये CONH2 है बेटा, इसका सफिक्स क्या कहलाएगा? अमाइड कहलाएगा। ठीक है, तो सफिक्स वाला पार्ट अपना कुछ फंक्शन ग्रुप का कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यहां पर आपके सामने लिखा है। मैंने अभी आपसे कहा कि सबसे हाई प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो तरह से मैंने COOH लिखा है, पहले पहचानने का तरीका सीखिए, तब जाकर के आपको सीख और समझ पाएंगे। जहां पर मैंने COOH लिखा है यहां पर भी लिखा है, यहां पर कार्बन को मैंने स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, और यहां पर इसका मतलब क्या हुआ? COOH में जो मैंने कार्बन को स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि COOH का कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में जब हम काउंटिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं, तो इसका कार्बन उस प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा बन चुका होगा। PCC प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबरिंग करते समय इसका कार्बन फर्स्ट कार्बन बन चुका होगा। तो PCC का हिस्सा बन जाए तो अलग तरीके से सोचना है, और अगर मान लीजिए कहीं साइड में COOH लिखा है, हम उसके कार्बन को मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो हम अलग तरीके से इसको सोचेंगे और डील करेंगे। ठीक है, यही डिफरेंस है बेटा जो आपको समझना है। तो यहां पर अगर ऐसा कुछ होगा, ठीक है, तो इसका हम प्रीफिक्स तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये मतलब कुछ भी नहीं लिखेंगे, केवल सफिक्स लिखेंगे जब इसे हम ओइक एसिड के नाम से जानेंगे। लेकिन जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह इस्तेमाल होगा, जब कहीं ब्रांचिंग जैसा सब्स्टिट्यूएंट जैसा कहीं लटक रहा होगा, लगा हुआ होगा, तो हम इसका प्रीफिक्स भी इस्तेमाल करेंगे कार्बोक्सी, और फिर सफिक्स इस्तेमाल करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये दो बातें इसके बारे में। तो क्या सीखा मैंने? फिर से रुकिए, पहले समझिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करिए। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो बेहतर होगा। हालांकि अभी एग्जाम्पल बताने का मन था नहीं मेरा, आगे मैं बहुत अच्छे से डिटेल में बताता। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, अब मुझे जब प्रिंसिपल कार्बन चेन देखनी है तो मैं नंबरिंग करना स्टार्ट करूंगा यहां से, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। अब देखो ना, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन में टोटल 3 कार्बन हो गए, जिसमें COOH का कार्बन भी क्या है? इंक्लूडेड है। ठीक है, ये वाला कार्बन भी क्या है? इंक्लूडेड है।
है ना इंक्लूडेड। तो इस कंडीशन में इसका कोई प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि प्रीफिक्स लिखने का कोई मतलब नहीं रहा। अब इस पूरे कंपाउंड की पहचान COOH से है। ये कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा तो COOH की वजह से, और COOH का कार्बन ऑलरेडी प्रिंसिपल कार्बन चेन में पार्टिसिपेट कर चुका है, उसके कार्बन को प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा मान लिया गया है, नंबरिंग में उसका कार्बन भी कंसीडर किया गया है। ऐसी कंडीशन में केवल और केवल इसका सफिक्स इस्तेमाल होगा। टोटल 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, तो इसका नाम पड़ेगा प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम पड़ेगा? प्रोपेनोइक एसिड नाम पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं बेटा कहीं पर कंडीशन ऐसी है कि CH3CH और यहां पर हम लोगों ने CH2 और COOH नहीं मान लेते हैं यहां पर, हाँ COOH मान लेते हैं, यहां पर हमने कर लिया, ठीक है। और यहां पर मान लीजिए हम लोगों ने कुछ CH2 COOH कुछ ऐसा कर दिया ऐड। मान लेते हैं, एक बार को मान लेते हैं कि हमने इसको नंबरिंग में काउंट किया, ठीक है। वैसे नंबरिंग गलत है, नंबरिंग इस तरह से करेंगे, बस मैं आपको एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। इसको हमने नंबरिंग में काउंट नहीं किया, या फिर मान लेते हैं हमने यहीं पर COOH जोड़ा, ठीक है, यहीं पर COOH जोड़ा, यहां पर ऐड कर दिया, और लेकिन हमने इसको ना नंबरिंग में काउंट नहीं किया। तो अगर नंबरिंग में काउंट नहीं करेंगे तो इसका प्रीफिक्स, तब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हुआ, और सब्स्टिट्यूएंट का अभी आपको याद हो तो सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं, स्टार्टिंग में भी यही बताया था आपको। तो अगर सेकेंडरी प्रीफिक्स इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम इसकी जगह पर कार्बोक्सी लिखेंगे। तो इसके लिए हम कार्बोक्सी लिखेंगे, बोलेंगे 3 कार्बोक्सी, थर्ड कार्बन पे कार्बोक्सी है, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम में हम लोगों ने देखा था सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को उनकी पोजीशन के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले लिखा जाता है। याद आ रही बात? तो उसके बाद साइक्लो, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद फिर आता है आपका सफिक्स, जिसमें पहले प्राइमरी देन सेकेंडरी। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से कुछ एग्जांपल है, आगे प्रॉपर एग्जांपल समझाऊंगा, बस रेफरेंस के लिए समझाया था, ठीक है, इसको बहुत कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये पहला हो गया। सेकंड अपने पास है SO3H, जिसे हम सल्फोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसका प्रीफिक्स सल्फो कहलाएगा और इसका सफिक्स सल्फोनिक एसिड कहलाएगा, ठीक है। तो जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा तब इसका हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, तब इसका हम सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। याद रहे, दो, मान लीजिए किसी कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, तो एक फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करने लगेगा। जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा बेटा, इसका हम लोग हमेशा सफिक्स लिखा करेंगे, और जो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा उसका हम लोग प्रीफिक्स लिखा करेंगे। ये एकदम अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लेना है, ये गलती कभी नहीं करनी है, ठीक है। यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी कंपाउंड में ये भी आ गया, ये भी आ गया, और आपको पता यार इन दोनों में प्रायोरिटी ऑर्डर में ये पहले आता है, ऐसा सर ने बताया हमें। अगर ये पहले आते यानी कि टॉप प्रायोरिटी में, यही हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। इसकी प्रेजेंस में SO3H क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका प्रीफिक्स लिखना है, और जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसका सफिक्स लिखना है। अब तो थोड़ा क्लियर हो गया ना। और किसका प्रीफिक्स क्या होता है, किसका सफिक्स क्या होता है, ये इस टेबल से देख लेना है। टेबल इसलिए तो बनवा रहा हूं, ठीक है। तो ये टेबल सारी की सारी अपने नोट्स में अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, एकदम साफ सुथरे अक्षरों में, आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये नोट रहने देता हूं, आगे आते हैं। देखो ये है हमारा एनहाइड्राइड, ठीक है। एनहाइड्राइड का कोई प्रीफिक्स नहीं होता है, इसका केवल सफिक्स होगा ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट। अब उसके बाद फिर से वही आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास आ गया एस्टर। एस्टर भी देखिए दो तरह से लिखा है, एक बार एस्टर का कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में काउंट कर लिया गया है, एक नहीं किया गया है। यानी कि एक बार ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन गया है, एक बार ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया है। जब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, तो फिर इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, इसका केवल सफिक्स होगा, और वो क्या होगा? अल्काइल O8 के नाम से जाना जाएगा, जैसे इथाइल इथनोएट, इस तरह से, ठीक है। और अगर इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करेंगे तो इसका प्रीफिक्स कहलाएगा एल्कोक्सी कार्बोनिल या कार्बेल कॉक्सी, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं, और सफिक्स इसका होगा अल्काइल O8 ही बना रहेगा। आइए देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास ये दोनों देखो सेमी ग्रुप है ना, और ये क्या है? एसिड हैलाइड। इनका नाम क्या लिखा जाएगा? एसिड हैलाइड नाम पड़ जाएगा, ठीक है। तो एसिड हैलाइड में भी कार्बन आता है, तो दो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ये कार्बन, एसिड हैलाइड का जो कार्बन है वो प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा बन जाए, हो सकता है ना बने। अगर बन गया तो इसका कोई
यहां पर देखिए कोई प्रीफिक्स इसका नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसका केवल क्या लिखा जाएगा, सफिक्स, और वो कहलाएगा ऑयल हैलाइड। लेकिन अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हुआ, इसका कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा नहीं बन पाया, और ये कब होगा, ये जब इससे बड़ा वाला ग्रुप कोई प्रेजेंट होगा, इससे ऊपर वाला कोई भी ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट ही बनेगा ना। हमेशा ध्यान रखना, अगर जो मैं लिखा रहा हूं ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, कोई भी दो ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दिखे, तुरंत देखना कि इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसे माने, जो इस सीरीज में ऊपर आता है उसका केवल और केवल सफिक्स लिखना है, और जो सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे सबका प्रीफिक्स लिखना है, ठीक है। तो यहां पर ये जो COX है, इसका हम लोग सफिक्स क्या लिखेंगे, हेलो, प्रीफिक्स लिखेंगे हेलो फॉर्माइल, और सफिक्स लिखेंगे कार्बोमिल हैलाइड लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से CONH2, यहां भी देखो दो पार्ट में लिखा है, एक बार कार्बन इसका प्रिंसिपल कार्बन चेन में ऐड कर लिया गया, काउंट कर लिया गया, उसकी नंबरिंग का हिस्सा बन गया, यानी कि CONH2 अमाइड हमारा कैसे वर्क कर रहा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और एक में सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। तो अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा तो इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, केवल सफिक्स होगा, और वो होगा अमाइड होगा, ठीक है। और अगर CONH2 सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो इसका क्या प्रीफिक्स भी होगा, कार्बोमिल, ठीक है, और इसका सफिक्स भी होगा कार्बोक्सामाइड, इस तरह से लिखेंगे। साइनाइड में भी सेम प्रॉब्लम होगी, इसका कार्बन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी बन सकता है जब इसके कार्बन को प्रिंसिपल कार्बन चेन में, मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन में काउंट कर लिया जाए, तो हम इसका प्रीफिक्स कुछ नहीं लिख पाएंगे, इसका केवल और केवल सफिक्स लिखेंगे नाइट्राइल, ठीक है। क्या लिखेंगे, नाइट्राइल, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और हमारे पास फंक्शन ग्रुप है, यहां पर हमारे पास CN है, साइनाइड। अगर इसका कार्बन सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हो रहा है, मतलब CN का कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में काउंट नहीं किया गया, तब फिर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, तो इसका प्रीफिक्स साइनो हो सकता है और सफिक्स इसका कार्बोनाइट्राइल हो सकता है। ये आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड का प्रीफिक्स होता है आइसोसाइंस, या फिर यहां पर कार्ब एमिनो लिख सकते हैं, और इसका कार्बिलामाइन लिख सकते हैं। कार्बिलामाइन जरूर याद रखना, आगे चल करके हम लोग कार्बिलामाइन रिएक्शन पढ़ेंगे, जो एक फेमस नेम रिएक्शन के फॉर्म में आती है क्लास 12th में, वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको उस वक्त भी यहाँ से पूछूंगा कि आपको ये पता है, ठीक है। तो कार्बिलामाइन आपको वर्ड, टर्म और फंक्शन ग्रुप पता होना चाहिए। एल्डिहाइड के बारे में भी दो बातें, हो सकता है कि एल्डिहाइड का कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा बन जाए, उसके नंबरिंग में उसको काउंट कर लिया जाए, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करने लगेगा, तो इसका यहां पर हम प्रीफिक्स ऑक्सो और फिर सफिक्स अल लिख देते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा, तो हम लिखेंगे फॉर्माइल, और फिर इधर सफिक्स लिखेंगे कार्बेल्डिहाइड, ओके। कीटोन के केस में देख लेते हैं, कीटोन का प्रीफिक्स होता है कीटो या ऑक्सो, और फिर सफिक्स होगा ओन, क्लियर। यहां पर एल्कोहल के बारे में देखेंगे, एल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये एग्जाम में आएगा। एल्कोहल का प्रीफिक्स होगा हाइड्रोक्सी, और फिर सफिक्स होगा OL, ठीक है, दोनों ध्यान रहे। अब देखो यहां पर AL लिखा हुआ है, यहां पर OL लिखा हुआ है, ये बहुत एकदम अच्छे से पता रहे, इसमें कभी भी गलती नहीं करनी है। ये हमारा एल्डिहाइड के लिए है, ठीक है, और ये हमारा किसके लिए है, एल्कोहल के लिए है। क्लियर हो गई बात बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना है अच्छे से। समझ में आ गई बात यहां तक सबको। चलिए लास्ट के कुछ एक दो ग्रुप हैं, जैसे यहाँ पर SH लिखा है, इसे हम थायो अल्कोहल के नाम से जानते हैं, तो इसका प्रीफिक्स होगा मरकैप्टो, और फिर सफिक्स होगा थायोल। इसी तरह से NH2 है अमाइन, इसका हमारा प्रीफिक्स होगा अमाइनो, और फिर सफिक्स होगा अमाइन, AMINE, ठीक है। यहाँ पर एक दो प्रायोरिटी ऑर्डर लिख दिए गए हैं, जानबूझ के लिख दिए गए हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर तो पहले भी लिखा था, चूंकि ये बार बार एग्जाम में यूज होंगे, तो इनको अलग से लिख दिया गया है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले, देन आपका अमाइड आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका एल्डिहाइड आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका कीटोन आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका एल्कोहल आ जाएगा। अब बताइए कैसा लगा, समझ में आ गया। क्या करना है बेटा आप सबको, ये जितना भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया, वो सब क्या था, ये सब के सब थे हमारे फंडामेंटल्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है। बिना इनको समझे आप आगे कुछ नहीं समझ पाएंगे। देखो मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट कैसे डिसाइड करते हैं, किसका सफिक्स कब लिखते हैं, किसका प्रीफिक्स कब लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, आगे बात समझ में। IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम को हम किस सीक्वेंस में लिखते हैं, क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम के, वो मैंने आपको अच्छे से डिक्टेट कर दिया, ठीक है। थोड़े बहुत यहाँ पर कुछ और लिखे हुए हैं सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में, देखो ये फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकते, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट।
जैसे R हो गया तो इसे हम अल्काइल लिखते हैं, X हो गया तो इसे हम लोग हेलो लिखते हैं, ठीक है। NH2 हो गया इसे हम लोग अमाइनो लिखते हैं, NO2 हो गया इसे हम लोग नाइट्रो लिखते हैं, ONO हो गया इसे हम लोग नाइट्राइटो लिखते हैं, NO हो गया इसे हम लोग नाइट्रोसो लिखते हैं, OCH2CH3 हो गया इसे हम लोग इथॉक्सी लिख देते हैं, और OR हो गया इसे हम लोग एल्कॉक्सी लिख देते हैं, ठीक है। ये कुछ और हो गए अपने पास। क्लियर हो गया बेटा? तो इस तरह से सारा कंप्लीट हो गया अपना फंडामेंटल ऑफ आईयूपीएसी। मैं बिल्कुल इस पूरे के पूरे सीरीज को लेकर के जल्दबाजी में नहीं हूं। मुझे पता है कि अगर दूर तक चलना है तो शुरुआत में रफ्तार धीमी रख करके अपनी जो कमियां हैं उन पे काम करते हुए फंडामेंटल या फिर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको मेंटेन करने पे अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना। जैसे हमारा बेस क्लियर होगा, फंडामेंटल हमारा स्ट्रांग होगा, फिर हमारे मन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर जाता रहेगा। स्टार्टिंग में अपन को थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, जो कि हम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है आप सब कर रहे होंगे, ठीक है। तो पहले ये कंप्लीट हो जाएगा जब आपका फंडामेंटल क्लियर। जैसे मुझे आईयूपीएसी की जल्दबाजी नहीं कि मैं जल्दी से आईयूपीएसी पढ़ाने लगूं, ये हाय तौबा मचाने की आदत नहीं है मेरी। आईयूपीएसी के लिए मैंने फंडामेंटल्स प्रॉपर एक वीडियो लेक्चर आपके लिए हो गया। ये सारी चीजें प्रिपेयर कर लीजिए, नोट्स में प्यार से नोट कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए, मेमोराइज करने की कोशिश करिए, ज्यादा परेशान मत होइए, है ना। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ेगी बार बार ना, तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस या जो भी आप पढ़ रहे थे फंडामेंटल या फिर जो आप फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे सब आपको आता जाएगा, आता जाएगा। जैसे फॉर्मूला आता है ना फिजिक्स में, तो फॉर्मूला पर याद करने पर फोकस मत करो, उस फॉर्मूला पे आप 5 to 7 to 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व कर लीजिए, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। वही चीज यहां पर करना है। आईयूपीसी नोमेनक्लेचर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रायोरिटी ऑर्डर था वो था, किस ऑर्डर में हम लोग आईयूपीसी लिखते हैं वो था। इतना सब कर लीजिए, करके तैयार रहिएगा। अगला लेक्चर आपका बहुत ही शानदार आईयूपीसी नोमेनक्लेचर सिस्टम पर आने वाला है, जहां पर हम पार्ट बाय पार्ट आपको बताएंगे कि सबसे पहले किस पे फोकस करें फिर किस पे फोकस करें, ठीक है। तो एक एक स्टेप पर हम लोग बहुत अच्छे से मास्टरी करेंगे, ढंग से सीखेंगे, समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। फिर से वही बातें दोहराना चाहूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको अपनी मुट्ठी में करना है, 11th का पार्ट मिस नहीं करना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डेली क्लासेस अटेंड करनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके ही काम हो पाएगा। पॉइंट नंबर 3, फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक डेली रिवाइज करना है, इसमें कोई भी बीच में कमी नहीं आने देनी है। स्टार्टिंग में सिलेबस कम है, अभी आप इस चीज को मुट्ठी में कर सकते हैं, आगे आ जाएगी प्रॉब्लम, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, नोट्स 1 नंबर का शानदार बनाना है, एक ही सोर्स से पढ़ना है, 10 जगह सोर्स में भटकना नहीं है। वही चीजें खराब हो जाती हैं जब आपके पास मल्टीपल या वेरियस सोर्सेस हो जाते हैं स्टडी के, वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और पॉइंट नंबर 5, जम के करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस और करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपनी मुट्ठी में, ठीक है। चलिए फिर इसी बात के साथ, इसी क्लास के साथ आज का लेक्चर यहीं पर करते हैं द एंड। समय आ गया आपसे विदा लेने का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी स्टडीज करते रहिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय बच्चों।